नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल के नामकरण की समस्याएं। आदिकाल से संबंधित जो अनेक विवादास्पद प्रश्न हैं, उनमें से प्रमुख है आदिकाल के नामकरण की समस्या। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने इस काल के लिए अलग अलग नाम दिए हैं। कोई इसे प्रारंभिक काल कहता है तो कोई चारण काल। इस प्रश्न का समाधान करने से पहले हमें विभिन्न विद्वानों के मतों की समीक्षा कर लेनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 तक के कालखंड को वीरगाथा काल नाम दिया है, जिसे सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने आदिकाल की संज्ञा प्रदान की है। आचार्य शुक्ल से पूर्व सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल और मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल की संज्ञा प्रदान की है। शुक्ल जी ने उक्त नामों को स्वीकार नहीं किया तथा इस कालखंड की सामग्री को वीरगाथात्मक स्वीकारते हुए इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। शुक्ल जी की यह मान्यता रही कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास होता है। जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होने से साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तन होता है। जनता की चित्तवृत्तियों का बहुत कुछ निर्माण तदयुगीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों के अनुरूप होता है। अतः इन परिस्थितियों के सापेक्ष ही किसी विशेष कालखंड में विशेष प्रकार की रचनाएं उपलब्ध होती है। उन्होंने किसी कालखंड में पाई जाने वाली इस प्रधान प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखकर एवं इसी का आधार ग्रहण करते हुए उस काल का नामकरण किया है। उनकी यह मान्यता रही है कि संवत 1050 से 1375 तक के कालखंड में जो साहित्यिक सामग्री उपलब्ध हो रही है, उसमें वीरगाथा की प्रवृत्ति प्रधान है। अतः इस कालखंड का नामकरण वीरगाथा काल रखा जाना चाहिए। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काल की साहित्यिक सामग्री का जो विवरण दिया है, उसे दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है अपभ्रंश काव्य और दूसरा है देश भाषा। अपभ्रंश भाषा में जो है रचना और उनके रचयिता कुछ इस प्रकार है। विजय पलरासो, जिसकी रचयिता है नल सिंह भट्ट, संवत 1350। आगे है हमीर रासो, सारगंगधर, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्तिपताका विद्यापति। देश भाषा में रचित है विशलदेव रासो, जिनकी रचयिता है नरपति, खुमान रासो, दलपत विजय, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, परमार रासो, जगनीक, जयमयंक जसचंद्रिका, भट्टकेदार, जयचंद्र प्रकाश, भट्टकेदार, खुसरो की पहेलियाँ आदि, अमीर खुसरो, विद्यापति पदावली, विद्यापति। शुक्ल जी का मत है कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा विशलदेव रासो को छोड़कर से सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। राहुल सांस्कृत्यायन का मत। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के काव्य में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां की प्रमुखता देखकर इस काल को सिद्ध सामंत युग कहा है। उनके अनुसार इस कालखंड में उपलब्ध साहित्य में 2 भाव पाए जाते हैं। पहला सिद्धों की वाणी तथा सामंतों की स्तुति। सिद्धों की वाणी के अंतर्गत बौद्ध तथा नाथ सिद्धों एवं जैन मुनियों की उपदेशमूलक हठ योग परक रचनाएं हैं, जिनमें यद्यपि धर्म तत्व का निरूपण प्रमुखता से हुआ है, किंतु उनमें आध्यात्मिकता के साथ साथ साहित्यिकता का समावेश भी है। सामंतों की स्तुति के अंतर्गत संपूर्ण चारण साहित्य रखा जा सकता है। रसो ग्रंथों के रचयिताओं ने अपने अपने आश्रयदाताओं, राजाओं एवं सामंतों की प्रशंसा करते हुए उनकी वीरता, उदारता एवं नीति कुशलता के जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किए, वही इन ग्रंथों का वर्ण विषय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस नामकरण पर आपत्ति करते हुए कहा है कि इस नामकरण से उन अत्यंत महत्वपूर्ण लौकिक प्रवृत्तियों का कुछ भी आभास नहीं मिलता
जो परवर्ती काव्य में भी बहुत व्यापक रूप में प्रकट हुई है। इसके अतिरिक्त इस नाम में आदिकाल की किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का भी संकेत नहीं मिलता। सिद्ध युग कहने से धार्मिक प्रवृत्ति का और सामंत युग कहने से राजनीतिक प्रवृत्ति का संकेत मिलता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन काल कहा है। इस नाम से ऐसा आभास होता है कि हिंदी साहित्य में उपलब्ध साहित्य प्रवृत्तियों का बीज इस काल में बोया गया था, अर्थात परवर्ती साहित्य में प्राप्त होने वाली प्रवृत्तियां इस काल में प्रारंभ हुई थी। परंतु यह एक भ्रांतिपूर्ण धारणा है। वस्तुस्थिति यह है कि इस काल में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियां इससे पूर्ववर्ती प्राप्त होने वाला अपभ्रंश प्राकृत साहित्य की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप है। भाषा की दृष्टि से अवश्य यहाँ परिवर्तन हुआ, क्योंकि हिंदी भाषा अपना रूप ग्रहण कर रही थी, किंतु साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से यह पूर्ववर्ती परंपरा का ही विकास है। ऐसी स्थिति में बीज वपन काल नाम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस कालखंड को दो विभाग करते हैं। पहला संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रम तक, चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रम तक। इस नामकरण में आदिकाल को पीछे की ओर ले जाने की प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी से मानना वस्तुतः एक भ्रांति है, जिसके अनुसार हिंदी को अपभ्रंश से अभिन्न मानकर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी में समेट लिया गया है। डॉक्टर वर्मा का यह संधि काल भी इसी भ्रांति का परिणाम है। अतः इसे आचार्य शुक्ल के काल विभाजन का परिष्कृत रूप नहीं कहा जा सकता। इस नाम में भी वही त्रुटि है जो मिश्र बंधुओं के आरंभिक काल है। चारण काल में और वीर गाथा काल में कोई तात्विक अंतर नहीं है, क्योंकि चारण वे कवि कहे जाते थे जिन्होंने वीर गाथाएं लिखी। शुक्ल जी ने रचनाओं को प्रधानता देते हुए इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा, जबकि डॉक्टर वर्मा ने रचयिताओं को प्रमुखता प्रदान करते हुए इसे चारण काल कहा। वस्तुस्थिति यह है कि इन दोनों ही नामों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। वीरगाथा काल के ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध होने के कारण दोनों ही नाम अनुचित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना है। शुक्ल जी के वीरगाथा काल नाम पर आपत्ति करते हुए उन्होंने लिखा है कि वीरगाथा काल के अधिकांश ग्रंथ उस काल की रचनाएं नहीं हैं, उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। उनमें से अधिकांश राशों का वे 16वीं अथवा 17वीं शताब्दी की रचनाएं प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए खुमान राशों के रचना काल के विषय में राजस्थानी साहित्य के विद्वान मोतीलाल मेनरिया का यह मत उद्धृत किया जा सकता है। हिंदी के विद्वानों ने उन्हें खुमान रासों की रचयिता दलपति विजय को मेवाड़ के राजा खुम्माण संवत 870 विक्रम का समकालीन होना स्वीकार किया है, जो गलत है। वास्तव में उनका रचना काल संवत 1730 और संवत 1760 के मध्य में है। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो, जो वीरगाथा काल का प्रमुख महाकाव्य है, परवर्ती काल की रचना है। यही नहीं, इसकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। द्विवेदी जी ने इसे अर्ध प्रामाणिक रचना स्वीकार करते हुए इसके कुछ अंश को ही प्रामाणिक माना है। आचार्य द्विवेदी ने ऐसे अनेक तर्कों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि जिन ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण कर इसका नामकरण किया, उनकी प्रामाणिकता तब संदिग्ध हो उठे या वे परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध हो गई हो, तब वह नामकरण अनुपयुक्त हो और भ्रांत ही कहलाएगा। द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में इस कालखंड को आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना है, किंतु एक सावधानी के साथ उनका मत है। वस्तुतः आदिकाल स्पष्ट एक शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन्न परंपरा विभिन्न मुक्त
काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है, ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग एवं सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की साहित्यिक सामग्री पर विचार करते हुए जैनों, नाथों, सिद्धों की रचनाओं में धार्मिक भावना की प्रधानता देखकर उन्हें साहित्य परिधि से बाहर कर दिया था और उस काल की प्रवृत्ति का निर्धारण करते समय इन रचनाओं पर विचार नहीं किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके इस मत की भी आलोचना की है। उनके मतानुसार धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए, अन्यथा हमें संस्कृत की रामायण, महाभारत, भागवत एवं हिंदी के रामचरितमानस, सूरसागर आदि साहित्यिक सौंदर्य संवलित अनुपम ग्रंथ रत्नों को भी साहित्य के परिधि से बाहर रखना पड़ जाएगा। आचार्य द्विवेदी ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इस काल को आदिकाल कहा है। वास्तव में आदिकाल नाम को विद्वानों के एक बड़े वर्ग ने किसी न किसी रूप में अवश्य स्वीकार किया है। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का भी बोध होता है जिस पर आगे की साहित्य का निर्माण हुआ। भाषा की दृष्टि से भी इस काल के साहित्य में हिंदी के प्रारंभिक रूप की जानकारी मिलती है और भाव की दृष्टि से इसमें परवर्ती हिंदी साहित्य में प्रवर्तित होने वाली प्रवृत्तियां का बीज मिलता है। शुक्ल जी के वीर गाथा काल नाम से जहाँ केवल एक प्रवृत्ति की प्रमुखता व्यंजित होती है, वहाँ आदिकाल नाम से ऐसा कोई भ्रम नहीं होता है। अतः इस दृष्टि से भी यह नामकरण अधिक व्यापक एवं उपयुक्त है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का मत के अनुसार आचार्य गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल के नामकरण की समस्या पर यथार्थ दृष्टिकोण से विचार किया है। वे शुक्ल जी के वीर गाथा काल नाम को स्वीकार नहीं करते हैं और इस संबंध में उन्हीं त्रुटियों का उल्लेख करते हैं जो पीछे बताई जा चुकी है। साथ ही वे आदिकाल नाम को भी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं। आचार्य द्विवेदी ने इसे आदिकाल की संज्ञा प्रदान करते हुए कहा है, यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। डॉक्टर गुप्त का मत है कि यहाँ प्रयुक्त शब्द यह नाम बुरा नहीं है से द्विवेदी जी की अर्ध स्वीकृति ही ध्वनित होती है। आदिकाल नाम बुरा नहीं है तो अच्छा भी नहीं, परंतु जब तक कोई और उचित नाम ना मिल जाए तब तक इसी से काम चलाएं। यही मंतव्य उक्त पंक्ति का प्रतीत होता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन दोनों ही नामों को अस्वीकार करते हुए लिखा है, रचनाओं की दृष्टि से आचार्य शुक्ल का वीर गाथा काल बिल्कुल आधार शून्य सिद्ध होता है। कुछ विद्वानों ने इस स्थिति को सुधारने के लिए इस काल के नए नामकरण नहीं हो सकेगा। वे आगे व्यंग्य करते हुए कहते हैं, यदि कोई नामकरण किया ही जाता है तो आदिकाल की उपेक्षा शून्यकाल नाम कहीं अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमारे विद्यार्थी और शोधकर्ताओं के सामने यह स्थिति तो स्पष्ट हो जाएगी कि रचनाओं की दृष्टि से यह शून्य है। आचार्य गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना है। वे 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के कालखंड को प्रारंभिक काल कहते हैं। उन्होंने 7वीं या 8वीं सदी से प्राप्त होने वाले सिद्धों, नाथों, जैनों की रचनाओं को अपभ्रंश की रचनाएं मानकर हिंदी से बहिष्कृत कर दिया है, परंतु उनके इस मत को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं किया जा सकता। तत्कालीन भाषा में हिंदी के तत्व किसी न किसी मात्रा में अवश्य विद्यमान थे, अतः उसकी पूर्ण अपेक्षा करना संभव नहीं है। डॉक्टर गुप्त ने आदिकाल के नामकरण की समस्या को सुलझाने के संबंध में अपना निष्कर्ष देते हुए लिखा है, आदिकाल की समस्या को सुलझाने का एक ही मार्ग है। हम अपने वैयक्तिक पूर्वाग्रहों या दुराग्रहों को त्याग कर शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले
इस बात का निर्णय करें कि हिंदी साहित्य का उद्भव कब से होता है तथा वे कौन कौन सी रचनाएं हैं जो भाषा की दृष्टि से प्रारंभिक हिंदी के अंतर्गत रखी जा सकती है। इन्हीं रचनाओं के रचनाकाल एवं उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल की सीमा एवं नामकरण का निर्णय किया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं, आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विभिन्न विद्वानों के मतों की समीक्षा करने के उपरांत हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हैं कि वीरगाथा काल नाम उपयुक्त नहीं है। इस काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम आदिकाल ही है, क्योंकि एक और तो इस नाम में किसी एक प्रवृत्ति को प्रधानता देकर शेष को गौण मान लेने का दोष नहीं है। दूसरे यह उन सभी प्रवृत्तियों का बोधक है जो परवर्ती हिंदी साहित्य में प्रचुरता से विकसित हुई। हिंदी भाषा के परवर्ती विकसित रूप का आदि रूप भी इस काल की रचनाओं में उपलब्ध हो जाता है। अतः सभी दृष्टियों से आदिकाल नाम ही उपयुक्त है। धन्यवाद।